पिछले 10 साल में करीबन 10 से 15% लोग उठे हैं, क्योंकि उनको आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। पैसे बांटने से कोई गरीबी कम नहीं होती है। अगर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो तो लोग गरीबी से ऊपर। ये आपका एक व्यू भी रहा है कि एक इक्विटेबल ग्रोथ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है पॉलिसी का केंद्र, वो है जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, दो तरह की है। एक तो आपकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, और दूसरा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप हर घर जल ला रहे हो, घर पे सोलर पैनल्स लगा रहे हो, ये जो है, ये दोनों के कारण मेरे हिसाब से ग्रोथ बना रहेगा। तीसरा जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में जो फोकस है, उससे आई थिंक उससे जॉब क्रिएशन होगा। ओके। और चौथा जो है वो है ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। तो ये जो चार पॉलिसीज है, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कोई फेरफार होने वाला है, गति और बढ़ेगी। तो उससे कॉर्पोरेट की आय में, उनके प्रॉफिट्स में काफ़ी पॉजिटिव असर। 5% का डिफरेंशियल बहुत ज़्यादा है वैसे, लेकिन मैं अगर आप बोलो 3 साल का व्यू आप पकड़ो ना, 1 साल का व्यू छोड़ दो, 3 साल का व्यू पकड़ो, तो मेरे जो एस्टिमेट्स है ना, वहाँ से भी ऊपर रिस्क है। ओके। अच्छा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है फिर। एक तो पहले बात करते हैं नियर टर्म की। आप सेंसेक्स टारगेट लेके चल रहे हैं इस साल का 82,000, ठीक है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगले 3 साल में सेंसेक्स का ईपीएस क्या अगर रहेगा 20%, 5 साल में सेंसेक्स का ईपीएस क्या अगर रहेगा 20%, लेकिन आप सेंसेक्स को क्या कर दे रहे हैं 12 से 15%। मैं तो नॉर्मल बुद्धि से सोचूंगा तो ये कहूँगा कि मार्केट में तो अगर और री-रेटिंग हो तो उल्टा हो ज़्यादा होना चाहिए ना, ईपीएस से ग्रोथ से कम क्यों होगा? सो अनुज, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि जो अगले साल का जो सेंसेक्स का व्यू है ना, वो पूरे ग्लोबल मार्केट पे भी निर्भर है। अब जैसे कि हमारे जो अमेरिका में स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हैं, उनका ये मानना है कि एसपीएक्स ये साल 5400 के आसपास रहेगा। और वहाँ पे तो पहुँच गया एसपीएक्स। तो अगर एसपीएक्स यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है और वो अगर सही है, तो सेंसेक्स को ज़्यादा बढ़ना मुश्किल है। फिर भी मेरे अनुमान से सेंसेक्स और भी बढ़ेगा, मतलब एसपीएक्स को आउट परफॉर्म करेगा। तो ये हुई नज़दीकी की बात। अब 5 साल का जो व्यू है ना, पहली बात, 2 बात मैं बोलूँगा। एक तो कि बाजार को पता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बाजार को नहीं पता है। तो थोड़ा सा तो भाव में है। ये कितना भाव में? अगर आप कह रहे हैं कि 15% ही कैगर हुआ है, तो फिर कितना भाव में है फिर? नहीं, तो जो मेरा अनुमान है, मेरे हिसाब से करीबन 40% भाव में है। 40% ऑफ दी ग्रोथ, जो ग्रोथ आने वाला है उसका 40% भाव में है। 60% आपका अभी भी बाकी है। दूसरी जो एकदम इम्पोर्टेंट महत्व की बात है, वो है कि कोई भी शेयर बाजार ऐसे नहीं जाता है। वन लाइन में ऐसे जाएगा, राइट? तो एक समय आएगा जब सेंसेक्स ओवर वैल्यूड हो जाएगा। ओके, वो आपका फिर वो एक पॉइंट होता है, वहाँ से फिर रिटर्न आपके बहुत कम हो जाएंगे, बाजार गिर भी सकता है। तो मैं एक 5 साल का व्यू देख रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि हर एक साल 12-15 बढ़ने वाला है। ये कभी 25-30 भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो जैसे हुआ था बीच में, ये तेजी का बाजार जो 2020 जून से शुरू हुआ है, वो कोई एक स्ट्रेट लाइन में तो नहीं जा रहा है। तो वो भी समझने की जरूरत है। ओके। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी भी मार्केट में पूरी तरीके से प्राइस नहीं हुआ। अभी 40% प्राइस हो, 60% तो मतलब बहुत ग्रोथ बाकी है अभी तो मतलब। और ये मेरे अर्निंग्स ग्रोथ के एस्टिमेट से है। अगर अर्निंग्स ग्रोथ से आगे आया तो वो भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, जब इकोनॉमी में ग्रोथ होता है तो हमेशा से थोड़ा ऊपर की तरह सरप्राइज आना तय है। और वो हम आज बैठ के इधर अनुमान नहीं लगा सकते। इसमें 2-3 रिस्क फैक्टर्स जो है वो बाहर के हैं, जैसे आपने शुरुआत की पॉलिटिकल रिस्क फैक्टर, लेकिन जो बाहर के रिस्क फैक्टर्स है वो अभी तक गए नहीं है। जैसे ग्लोबल रिसेशन हो सकता है, ओके, यूएस इलेक्शंस तो मैं, जियोपॉलिटिक्स है, चाइना का फैक्टर अभी भी है, चाइना डिफ्लेशन में है, तो वहाँ से भी रिस्क आना शक्य है। तो ये सब पूरा हम लोग इसका एस्टिमेट बना नहीं सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्क बाहर से आ सकते हैं, थोड़े से रिस्क। ओके, तो थोड़े से रिस्क बाहर से आ सकते हैं ये इंडिया के लिए। फिर लेकिन डोमेस्टिक रिस्क भी कोई है, या फिर अब रिस्क सारे के सारे इम्पोर्टेड ही रहेंगे हमारे लिए? डोमेस्टिक में मैं बोलूँ तो अंग्रेज़ी में जैसे कहते हैं कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स हैं। ओके, तो आज अगर आप देखो तो अपना जो जीडीपी है उसका ग्रोथ रेट करीबन 6.5-7% के आसपास है। इसको 8 ले जाने की चेष्टा रहेगी इस सरकार की।
ओके, लेकिन 8 ले जाने के लिए उनको सप्लाई साइड में काफ़ी कुछ बदलाव करना पड़ेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में, ढांचे में तो बदलाव आ रहा है, तो काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बना लिया, लेकिन जुडिशरी में कैपेसिटी है, 70,000 केसेस आपने पेंडिंग है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कानून है, लेकिन उस कानून को आप जाके कोर्ट में इम्प्लीमेंट कर नहीं सकते हो, क्योंकि कोर्ट में लाइन लगी हुई है। तो अगर आपको, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आप ग्रोथ रेट उठाओगे तो ये कुछ आपके जो सप्लाई साइड जो कंस्ट्रेंट्स है वो आगे आने लगेंगे। मैं और एक बोलूँ आपको, हमारे यहाँ हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी में है। तो ये थोड़े सप्लाई, मेरे हिसाब से ये सरकार बहुत काम करेगी इस क्षेत्र में, और ये बाजार में डायरेक्ट इफेक्ट नहीं आता है, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है। उससे क्या होता है कि ग्रोथ रेट आपका, इनफैक्ट मैं अगर आप एक स्टेटमेंट बनाओ भी, तो मेरा ये मानना है कि मोदी 3.0 में सबसे बड़ा केंद्र ये रहेगा कि ये जो इंडिया का पोटेंशियल ग्रोथ है, जो आज 7% के आसपास है, उसको 8 कैसे करें। उसका फ़ायदा ये है कि जो आज इंडिया में करीबन 15% लोग गरीबी की रेखा के नीचे है, उनको ऊपर उठने के लिए ग्रोथ को 8 तक ले जाना आवश्यक है। तो ऐसे ही ये लोग उठेंगे। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं कि व्हेन द टाइड राइजेस ऑल द बोट्स गेट लिफ्टेड। ओके, तो बड़े बड़े बोट्स तो लिफ्ट हो गए हैं, लेकिन छोटे को उठाने के लिए पूरा टाइड की जरूरत है। अच्छा, एक क्योंकि आपने बात छेड़ी कि ये बुल मार्केट माइट बी एजिंग, लेकिन रिटर्न्स के हिसाब से अभी भी बाकी है। हम जितने भी लोग, एटलीस्ट मैं तो, क्योंकि मैंने अपना करियर 2003 में स्टार्ट किया था, मुझे तो वो जो बुल मार्केट याद है वो 2003 से 8 की बुल मार्केट याद है, जो शायद एक 5 साल तक चली, बीच में करेक्शंस आई, लेकिन रिटर्न्स के हिसाब से शायद सबसे शानदार रही। ये जो बुल मार्केट कोविड के बाद से शुरू हुई है, टाइम वाइज तो ऑलमोस्ट हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, 4 साल हो गए हैं ऑलमोस्ट, या होने वाले हैं। तो क्या 1-1.5 साल और रिटर्न्स वाइज मतलब कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों बुल मार्केट? अनुज, आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे थे, उसमें मैंने एक लाइन लिखा है, दिस विल बी द बेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट बुल मार्केट इन इंडियाज हिस्ट्री। ओके, मैं एक पिक्चर का डायलॉग बोलूं? हाँ, बोलिए। अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है। मैं भी बहुत समय चलेगा ये। थोड़े रिस्क है ग्लोबल, उसको आप हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, और हमारे यहाँ डोमेस्टिकली थोड़ा पॉलिसी करना है। इनफैक्ट मुझे दिल्ली से कोई रिस्क नहीं लग रहा है। एक्चुअली ना, प्रॉब्लम स्टेट लेवल पे है। ऐसे स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे इतना बदलाव नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए, और सब स्टेट्स को एक साथ उठने की ज़रूरत है। इसलिए प्रधानमंत्री जब बात करते हैं ना, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म बहुत महत्वपूर्ण है कि स्टेट्स एक दूसरे के साथ कंपटीशन करें कि हमें भी टेस्ला की फैक्ट्री लगानी है। और 5 स्टेट बोले हमें लगानी है, ये 5 से 10 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, तभी जाके पूरा ये पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो ये एक रिस्क फैक्टर अभी भी है कि हमारे स्टेट्स वहाँ नहीं है जहाँ उनको होना चाहिए।